हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी क्लास में जो आपका टॉपिक है वो है रॉयल्टी अकाउंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है कि जब एक स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट क्लासेस को पास आउट किया, अब वो बीकॉम की क्लासेस में आता है, तो जो बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोर्सेस में मैक्सिमम आधे से अधिक पार्ट्स बीकॉम में जो अकाउंटिंग में है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में, वो आधे से अधिक इंटरमीडिएट क्लास का टॉपिक है। तो उसका जो इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है रॉयल्टी, ब्रांच अकाउंट, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड साथ ही साथ इंश्योरेंस क्लेम एंड कंटेनर्स अकाउंट एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में सबसे अच्छी बात जो चलती है वो कि हम रॉयल्टी अकाउंट्स के विषय में जानें, क्योंकि अब तक की जितनी भी बाकी जो कोर्सेस हैं उन लोगों ने स्टडी पहले से ही किया हुआ होता है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्म एंड फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ ये एडजस्टमेंट की भी स्टडी इंटरमीडिएट लेवल पे उन्होंने किया होता है। तो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू एंड कैपिटल जो टर्म्स है, या इंटायरली पार्टनरशिप अकाउंट भी उन लोगों ने पहले से ही स्टडी किया हुआ होता है, तो उनका इंटरेस्ट रॉयल्टी अकाउंट को लेके अधिक होता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप है, इन सब चीज़ों को तो हमने पहले से ही स्टडी किया हुआ है, लेकिन मुझे रॉयल्टी अकाउंट स्टडी करनी है। लेकिन पता चलता है कि टीचर्स या आपका संबंधित इंस्टीट्यूट वो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से लेके अपने कोर्सेस स्टार्ट कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्स को देखना होता है, तो सेपरेटली स्टूडेंट्स के लिए ये आवश्यक है कि वो रॉयल्टी अकाउंट्स के विषय में जाने। तो आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस किया जाएगा रॉयल्टी अकाउंट। स्टूडेंट्स एक कहानी हम लेते हैं। चलो, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। इनकी कोई एसेट है। अब इस एसेट्स को ये लीज पर देते हैं या प्रॉपर। इस एसेट्स की इनके पास स्पेशल राइट है। आप तो एसेट्स के विषय में जानते ही हो कि एसेट्स का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बेनिफिशियल होती है और वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम से होती है, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद की एसेट होती है, तो इसे हम एसेट कहते हैं, इसे हम एसेट काउंट किया जाता है। हमने इंटरमीडिएट क्लासेस में या आपको डिफरेंट क्लासेस में अपने डिफरेंट लेक्चर्स में बताए हुए हैं कि एसेट क्या होता है। तो अब देखो, एसेट की इनकी स्पेशल राइट है, मिस्टर ए की स्पेशल राइट है, और ये जो है इस एसेट्स को मिस्टर बी यूज करना चाहते हैं कौन? मिस्टर बी। अब ये बताओ कि इनके इस एसेट का यूज ये करना चाहते हैं बी, ए के एसेट्स का यूज बी करना चाहते हैं। आप खुद सोचो कि यदि किसी का कोई एसेट्स है तो अब ये बी जो यूज करेंगे, इन्होंने क्या किया, एसेट्स इनसे ले लिया, यानी कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, यूज के लिए बी ने इनकी एसेट्स ले ली। अब ये बताओ, बी इनको कोई उस एसेट्स के यूज का कंसिडरेशन देंगे? आप खुद सोचो
कि यदि बी उसके एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें कोई कंसिडरेशन नहीं देंगे? आज के ज़माने में, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि बिना कंसिडरेशन के किसी के एसेट का कोई भी इस्तेमाल कर सके। हम अकाउंटिंग टर्म्स में हैं, हम लोग लेखांकन में हैं, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होंगे स्टूडेंट्स, जहाँ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हम भावनाओं से बाहर निकलते हैं, हम प्रेम स्नेह से बाहर निकलते हैं कि नहीं नहीं सर, उन्होंने अपनी एसेट्स दे दी, उनसे पैसे नहीं लिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब क्या किया, बी ने इन्हें अपनी ए ने इन्हें अपनी एसेट दी थी, बी ने इसे यूज़ किया और यूज़ के बदले इसे कंसिडरेशन दिया। तो ये जो कंसिडरेशन दिया ना, यही कंसिडरेशन रॉयल्टी होता है, यही कंसिडरेशन रॉयल्टी होता है। आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर बस यही रॉयल्टी है। अच्छा, इसी रॉयल्टी के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी अकाउंट। बस सर इतना ही, बस ऐसा ही है। तो आप जान लो बस ऐसा ही है, इसमें कुछ है नहीं। यानी कि स्टूडेंट्स, यदि कोई व्यक्ति, यानी कि इफ एनी पर्सन यूज द स्पेशल right of another and for this use pay by user to owner of asset is called royalty। यानी कि स्टूडेंट, यदि किसी व्यक्ति के स्पेशल राइट का यूज़ किया, तो उस यूज़ के लिए जो उसने कंसिडरेशन दिए, जो उसे पेमेंट दिया, ये रॉयल्टी होता है, ये रॉयल्टी होता है। यानी कि एक ही ये स्पेशल राइट थी, इसका यूज़ बी ने किया और बी ने इन्हें पेमेंट किया इस यूज़ के बदले, दैट इज रॉयल्टी, दैट इज रॉयल्टी। बेटा इसे हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं, इन्हें हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं, यानी अधिकार का शुल्क। यानी कि ए का स्पेशल राइट होता है अपने एसेट के जो अगेंस्ट, तो जो एसेट का राइट होता है, भाई आप भी अपनी एसेट किसी को दोगे कि लो भाई यूज़ कर लो, तो उस यूज़ के बदले आपको जो कंसिडरेशन मिलेगा वो रॉयल्टी होता है, वो अधिकार शुल्क होता है। अच्छा, रॉयल्टी इज डिसाइड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी कि जो रॉयल्टी होता है ना, ये आपसी एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है, आपसी एग्रीमेंट में। यानी कि दोनों पक्षकार, बोथ पार्टीज हु आर इंटर्ड इनटू रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट, it is necessary he fulfill the each elements regard contract act। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का जो एलिमेंट्स है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होना चाहिए। यानी कि इन दोनों लोगों ने आपसी सहमति के, यानी म्यूचुअल कंसेंट एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये एसेट्स का एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया यूज़ के लिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफ़र किया ओनली यूज़ के लिए। यूज़ के बाद वो एसेट उनकी वापस दे देंगे। यानी कि जितने दिनों का एग्रीमेंट किया होगा, जितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उतने दिन एसेट्स, यानी उतने दिन इनके स्पेशल राइट्स का इस्तेमाल करने के बाद एसेट्स वापस दे देंगे। और जब तक ये एसेट्स इनके यूज़ में है, तब तक उन्हें जो पेमेंट देंगे वो रॉयल्टी कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के अधीन
यानी कि रॉयल्टी डिसाइड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, यानी पक्षकारों का आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड रॉयल्टीज डिसाइड एट द बेस ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट। अभी कहोगे सर ये टॉपिक आपने जो बताया ये नहीं समझ में आया। स्टूडेंट्स, जो रॉयल्टी होता है ये आउटपुट यानी प्रोडक्शन बेसिस होता है कि जितना उस एसेट का इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल से जो प्रोड्यूस होगा, जो आउटपुट होगा, रॉयल्टी वैसे डिसाइड होता है उस आउटपुट बेसिस पे, यानी उस उत्पादन बेसिस पे, उस प्रोडक्शन बेसिस पे। क्योंकि अभी आप जैसे ही हम इस क्लास को लेफ्ट करते हैं, क्लास को छोड़ते हैं, ऐसे ही आपके दिमाग में एक शंका उत्पन्न हो जाएगी, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सर कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो मैं बता दूं, आप जानते हो किस भ्रम में हो जाओगे। सर ये तो मतलब हुआ कि इन्होंने इनके एसेट का यूज किया, तो ये रेंट भी तो कहा जा सकता है, किराया भी तो कहा जा सकता है, ये किराए में भी तो सेम कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स, जो रेंट होता है ना वो केवल टेंजिबल एसेट के लिए होता है। पहली बात कि रेंट जो चुकाया जाता है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए चुकाया जाता है, जबकि रॉयल्टी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों एसेट के लिए चुकाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। सेकंड कि रेंट जो होता है ना वो डे, मंथ, एनम के हिसाब से डिसाइड होता है, यानी कि उसके बेस पर डिसाइड होता है, जबकि रॉयल्टी मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। चलो मैं एक एग्जांपल्स लूँ इसी बात का। ये एक कोल माइन है, ये एक कोल माइन है या कोल माइन है, ये आपकी है या ए की है। इन्होंने बी को आपस में रॉयल्टी बेस तय किया, रॉयल्टी नहीं बल्कि इन्होंने रेंट बेस तय किया। अब एक बात बताओ, जो कोल माइन है ना, यदि ये मंथ के हिसाब से, डेज के हिसाब से या पर एनम के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, तब तो ये ऐसा कहेंगे ना, इतनी मशीनें इनके कोल माइन में लगा देंगे कि 10-5 दिन में ही इनका सभी का सभी कोल यानी आउटपुट, जब इन्होंने मंथ में लिया है तो एक ही मंथ में सारा जो आउटपुट है, जो जितना कोयला है वो सब का सब निकाल डालेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मंथ बेसिस लिया है। तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, अब इनको क्या मालूम है कि मंथ के हिसाब से ले लिया, इनके कोल माइन में कोयला ही नहीं है, इनके कोल माइन में कोयला ही नहीं है। अब तो आपने मंथ के हिसाब से लिया है, अब आप दोगे, यानी दोनों लोगों का इसमें घाटा है कि नहीं घाटा है, आप बताओ। सॉरी, इन्होंने क्या किया, अब इन लोगों ने अगर मंथ के हिसाब से रेंट डिसाइड किया होता तो ये चाहते तो एक ही मंथ में इनका सारा कोयला निकाल डालते, या तो इनके जो माइन साइड में कोयला ही नहीं है तो ये क्या निकालते, यानी दोनों कंडीशंस में दोनों का घाटा होगा। तो आपस में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, इन लोगों ने ये डिसाइड किया, नहीं, जो कोयला रेज होगा यानी कि जो कोयला आउटपुट होगा उस पे डिसाइड कर लो पर टन के हिसाब से, इससे डिसाइड कर लो ना, आपका घाटा होगा न तो हमारा घाटा होगा। इन्होंने कहा ठीक है भाई। अब क्या है, अब ये रॉयल्टी हो गया, मंथली था तो रेंट था, अब ये रॉयल्टी हो गया, क्योंकि कोल माइंस में कितना कोल है ये नहीं पता है, यानी कि नहीं पता है तो निश्चित तौर पर जब नहीं पता है तो इसके लिए रेंट डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल्स लेते हैं। आप ब्रेक मेकिंग कंपनी हो, आपने क्या किया, किसी के जमीन को
लैंड को आपने ब्रिक बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए उसको रेंट पर ले लिया। अब पता चला 1 महीने में तुम क्या करोगे ना, उनका पूरा खेत गड्ढा कर डालोगे, उतनी मिट्टी निकाल लोगे, क्योंकि आपने तो मंथली डिसाइड किया हुआ है। इतनी मशीनें और इतने लेबर लगा दोगे कि आप 1 ही महीने में उनका टोटल जो सॉइल है, जो मिट्टी है, निकाल दोगे, यानी कि उनके खेत को तालाब बना दोगे। लेकिन यदि उसने डिसाइड किया नहीं नहीं भाई, जो प्रोडक्शन है ना, हम उस प्रोडक्शन के बेस पे आपसे रॉयल्टी लेंगे, तो आप जितनी मिट्टी उसके ज़मीन से निकालोगे, जितने ईंट बनाओगे, उस ईंट पे आपको जो पेमेंट दोगे वो रॉयल्टी कहा जाएगा। यानी कि आपको समझ में, इस बात से हमने आपको बताने की कोशिश किया कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट इज डिसाइड डेज, मंथ एंड पर एनम, while royalty decide on the basis of production. Royalty decide on the basis of production. It means, students, royalty payable, tangible and intangible, both types of assets, and rent payable in connection with only tangible assets. Royalty is based on production while rent is based on days, month and per annum. So students, रॉयल्टी एंड रेंट में आपने डिफरेंसेस भी देख लिया, साथ ही साथ आपको अब देखो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अभी आप अकाउंटिंग में मत जाओ, अभी आप किसके सेंस को समझो। अभी आप इसके सेंस को समझो। सर क्या सेंस है? चलो अब ये देखो, आपने तय किया, आपने डिसाइड किया कि प्रोडक्शन होगा तो आप रॉयल्टी दोगे। यानी कि आपने कहा रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। ये ए है, ये एक कंपनी है जिनका तमाम बी, सी, डी, ई और एफ, तमाम ऐसे लैंडलॉर्ड से इनकी डील है ब्रिक मेकिंग। यानी कि ये कंपनी है, ये तमाम ऐसे लैंडलॉर्ड हैं, ये भी लैंडलॉर्ड हैं, ये भी लैंडलॉर्ड हैं, ये भी लैंडलॉर्ड हैं। इन लोगों से इन्होंने मालूम है क्या किया, डील किया कि हम आपके खेत से, आपके लैंड से मिट्टी निकाल के प्रोडक्शन बेसिस पे हम आपको रॉयल्टी देंगे, आपके स्पेशल राइट के कंसिडरेशन के लिए हम आपको रॉयल्टी देंगे। ठीक है, अब इनके पास तो 5 जगह पे काम चल रहा है मेरे भाई। इन्होंने क्या किया, इसमें से डी के यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं किया, इनको लेबर अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, या इनको फिनांस की नीड थी, या इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने इन सबके यहाँ काम लगा दी, डी के यहाँ काम नहीं लगाए। इसका मतलब कि डी के खेत से, डी के लैंड से ये कोई प्रोडक्शन नहीं ले रहे अभी। अब आप बता दो, यदि केवल डी के पास रॉयल्टी इनकम का मेन सोर्स है जहाँ से ये पैसा पाता, तो इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन होगा तो हम आपको देंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको नहीं देंगे। ये तो आपने पहले ही तय किया हुआ है। यानी कि रॉयल्टी तय किया हुआ है कि रॉयल्टी इतना है। इट मीन कि बेटा अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो रॉयल्टी तो बनेगी नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका 2-3 साल आप काम न कीजिए तो भूखे मर जाएगा ना, उसको समस्या होगी ना। तो आप बता दो, इस जो प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये डी के साथ होगी, क्योंकि ये तो कंपनी है, इनके पास बी, सी, डी, ई तमाम ऐसे धंधे हैं, बिजनेस हैं, ये जहाँ से इनके पास पैसे आएगा। लेकिन डी के पास कोई धंधा नहीं है। इन्होंने क्या किया, इनको लैंड दिया हुआ है कि ये यूज कर लेंगे, यूज के बाद जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद ये रॉयल्टी देंगे। अब आप बता दो डी का नुकसान है कि नहीं, क्योंकि डी के यहाँ तो इन्होंने काम ही नहीं किया। हाँ सर, ये तो मामला बनता है, ये तो मामला बनता है। अब क्या होगा सर, तो डी यानी कि
लैंडलॉर्ड एंड ए के बीच इसी में जो ये कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा था तो उसने कहा देखो अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे या प्रोडक्शन आप नहीं करते हो ना तो आप हमें रॉयल्टी तो दोगे नहीं। तो ये एक बात जान लो, आपको मिनिमम हर साल मुझे इतना देना होगा, यानी कि ए मिनिमम अमाउंट डिसाइड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट if there not production in any year, यदि किसी ईयर में प्रोडक्शन नहीं होता है the user will pay a minimum amount to owner of the assets। ध्यान दो, आपने प्रोडक्शन नहीं किया ना तो एक मिनिमम अमाउंट डिसाइडेड है, एक मिनिमम अमाउंट डिसाइडेड है कि आपको देखो प्रोडक्शन जब नहीं कीजिएगा तो कम से कम इतना अमाउंट आपको देना होगा, यानी कि एक मिनिमम रेंट डिसाइड हो जाता है, एक मिनिमम रेंट डिसाइड हो जाता है। अब इन लोगों के बीच चलो 10,000 पर एनम इनसे डिसाइड है, डी से, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, डी से डिसाइड है कि भाई देखो जब आप प्रोडक्शन कीजिएगा रॉयल्टी होगी तो मैं रॉयल्टी लूँगा, लेकिन जब आप प्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो मैं कम से कम आपसे 10,000 लूँगा, चाहे आप प्रोडक्शन कीजिए या प्रोडक्शन ना कीजिए। यानी कि अब आपके मन में चलेगा सर ये तो अगर इनको 10,000 दे के छुट्टी पा जाए तो, कि इनके यहाँ प्रोडक्शन कर ले, इनको 10,000 रुपये दे दे, वो 10,000 रुपये क्योंकि मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ है। देखो लेसी इतना गंवार नहीं है, लेसी ने तय किया हुआ है कि जब आप प्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो मैं आपसे 10,000 रुपये लूँगा, यानी कि मेरी रॉयल्टी जो बनी है वो जब 10,000 से कम बनेगी, मेरे शब्दों को सुनना, जब रॉयल्टी 10,000 से कम बनेगी तो मैं आपसे क्या लूँगा, मिनिमम रेंट। लेकिन जब रॉयल्टी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बनेगा ना तो मैं रॉयल्टी लूँगा। यानी लेसी यानी कि यूज़र ऑफ द एसेट, इन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया हुआ है, इन लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया हुआ है कि आपको प्रोडक्शन न होने के कंडीशन में या प्रोडक्शन कम होने के कंडीशन में आपको मिनिमम 10,000 देना है, भाई 10,000 देना है। It is decided at the time of agreement when they are decide the agreement and contract mutual consent. In this time, the particular of amount minimum rate should be decided amongst user and owner of the assets. जो user and owner of the assets हैं, इन दोनों के बीच उसी समय ये मिनिमम अमाउंट डिसाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। यानी ये मिनिमम रेंट क्या है सर, यही जो इनके म्यूचुअल कंसेंट से वो कम से कम अमाउंट डिसाइड हो गया वो मिनिमम रेंट कहा जाएगा, वो मिनिमम रेंट कहा जाएगा। यानी कि इन्होंने अपना फ्यूचर सेव कर लिया कि यदि ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये कम से कम 10,000 देंगे, यानी कि ये भविष्य में होने वाली हानि से बचने का एक टेक्निक भी इन्होंने ढूंढ लिया। भाई आप प्रोडक्शन न कीजिए, कोई बात नहीं है, आप हमें 10,000 दे देना। इट इज़, देखो स्टूडेंट्स, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं कि 10,000 ही हर केस में हो। रॉयल्टी जो चैप्टर है ना, ये यूज़र एंड ओनर के आपसी जो कंडीशंस होंगे, जो तय होंगे, इसी के बेस पे बेटा अकाउंटिंग इसका टर्म सॉल्व होगा। ये नहीं, देखो अकाउंटिंग ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं इसके पीछे है कि जो लिखी गई हो
जो डीड में यानी जो इनके आपसी समझौते में जो तय हुआ होगा यही हम लोगों के क्वेश्चन का बेस बनेगा। यानी उन्होंने रॉयल्टी तय किया है 1 रुपये, तो रॉयल्टी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा 1 रुपये। इन लोगों ने यदि डिसाइड किए हुए हैं कि मिनिमम रेंट 10,000 है तो हम लोग 10,000 पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इन लोगों ने 50,000 रुपये तय किए, वो 50,000 पे क्वेश्चन तय किया सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली कोई इसका विशेष रूल्स नहीं है, बस ओनर एंड यूजर ने जो आपस में डिसाइड कर लिया वही हम लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बेस होगा। लेकिन जो फंडामेंटल जो इसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है, आप इसे समझ लेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। चलो, अब इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड कर लिया कि रॉयल्टी भी डिसाइड हो जाएगा प्रोडक्शन के बेसिस पे कि 1 रुपये 2 रुपये जो भी प्रोडक्शन का हिसाब किताब होगा, प्रेजेंट मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हर कोई जानता है कि आपके वस्तु की कीमत क्या है, उनके वस्तु की लागत क्या है, तो आपस में ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि रॉयल्टी इतना होगा। आपस में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया मिनिमम रेंट इतना होगा। ठीक है, यदि रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट दो चीज़ें आप समझ चुके हो, आप रेंट को भी समझ चुके हो, तो क्लास को थोड़ा सा हम आगे ले चलें स्टूडेंट्स। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ भाई, लेसी ने क्या किया? हाँ सर, लेसी ने क्या किया? अपना मिनिमम रेंट तो डिसाइड कर लिया, अब आप बताओ कि हर साल भाई जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो निश्चित तौर पर जो स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ कुछ न कुछ जो है ऐसी कमी, परेशानियाँ, ट्रबल्स और तमाम ऐसी बातें होती हैं कि जो यूज़र है ना, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर यानी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, यानी कि डिफरेंट ईयर्स में उसे ऐसे 2-3 साल तक प्रॉब्लम्स होगी, तो वो आपसे बोलता है, यानी कि आप लैंडलॉर्ड हो, आप एसेट्स के ओनर हो, वो आपसे बोलता है एक बात बताओ ना, यदि हम ऐसे ही हमारा जो रॉयल्टी है वो कम होता जाएगा और आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाएगा तो हम आपको हर साल ज़्यादा पेमेंट देंगे, ये मेरा घाटा हो रहा है। चलो, ये इसको समझने से पहले जो मिनिमम रेंट ओरिएंटेड यानी कि रॉयल्टी के जो दो बेस होते हैं, यानी कि जो रॉयल्टी डिसाइड किया जाता है ये दो टाइप का हो जाता है। एक तो जहाँ मिनिमम रेंट होगा और एक तो विदाउट मिनिमम रेंट होगा, यानी कि मिनिमम रेंट के साथ और बिना मिनिमम रेंट के। तो आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम रेंट कहाँ पे डिसाइड होगा और मिनिमम रेंट के बिना कौन सा रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं, लिखेंगे आप, टाइप ऑफ रॉयल्टी, कहाँ रॉयल्टी का यूज बेसिकली कहाँ होता है। यानी कि चलो लिखिए, पहला कोल माइन रॉयल्टी। स्टूडेंट्स देखो, जितने भी कोल माइंस के आउटपुट होते हैं वो कंपनियां ले लेती हैं और वो मालिक से कोल का प्रोडक्शन अधिकार यानी कि स्पेशल राइट उनका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लेती हैं, उन्हें रॉयल्टी देती हैं। साथ ही साथ जितने भी कोल माइन के बाद कोल माइन रॉयल्टी जो भी है, इसके बाद आपका ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, थर्ड कॉपीराइट रॉयल्टी, चौथा
ट्रेडमार्क रॉयल्टी। पांचवा, नो हाउ रॉयल्टी। ऑयल वेल रॉयल्टी, जो ऑयल वेल्स रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी। अब देखो ना, देखो भाई, आपने किसी को ऑयल ऑयल वेल लिया हुआ है, ये और आपने क्या किया, मंथली डिसाइड कर लिया, तो आप इतनी मशीनें लगा दोगे कि उसका सारा तेल एक महीने में निकाल लोगे। यदि रेंट डिसाइड है, मंथली डिसाइड है, तो एक बात बताओ, जो ऑयल वेल का जो मालिक है वो आपको ऐसे कंडीशंस पे मानेगा? नहीं सर, नहीं मानेगा। तो आपको इतने मैंने एग्जांपल्स दिए, ये सब जो रॉयल्टी बेस्ड हैं, जो रॉयल्टी बेस्ड हैं, यानी कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ये जो रॉयल्टी बेस्ड है बेटा, यानी कि इन सब जगहों पे, अभी मान लो आपके किसी राइटर ने बुक लिखी, बुक लिखने में उसने जिंदगी बिता दी, ठीक है। अब क्या है कि बुक लिखने में तो उसने जिंदगी बिता दी, अब आपको क्या करता है, वो 2 महीने का अधिकार देता है, बुक छाप लो पब्लिकेशन वाले को। आप 2 महीने में इतनी बुक छाप दोगे कि वो आप 10 साल तक बेचोगे। तो क्या उसको, जिसने जिंदगी भर किताब लिखी और फिर आप 2 महीने में छाप के बेच दोगे, तो क्या वो ऐसा अधिकार आपको देगा? क्या ऐसा राइट आपको देगा? नहीं। आप देख लो, जितनी भी फिल्में बनती हैं उसकी जो कॉपी होती है, ये डिफरेंट जो सिनेमा हॉल होते हैं या आपके यूट्यूब एंड फेसबुक जैसे जिस मीडियम से आप उसको देखते हो, सबको कॉपीराइट लेना होता है। यानी कि कॉपीराइट, यानी कि आपको राइट लेना होगा उसके मालिक से, तो उसके मालिक को आप कुछ पेमेंट दोगे तभी तो, नहीं तो फिर वो ऐसे ही मुफ्त चला लोगे। नहीं सर, नहीं चला पाएंगे मुफ्त। इट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट, इट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। अब देखो, हम लोगों की मेन बातें कहाँ थी, मिनिमम रेंट और विदाउट मिनिमम रेंट। तो आप इसे कॉपी कर लें, तो आप इसे कॉपी कर लें और साथ में कॉपी किया कीजिए, आप लोग साथ में कॉपी किया कीजिए। देखो हमारे साथ, अब हम आपको ले चलते हैं एक 7-8 लाइन की एक एनालिसिस टेबल की ओर। सब वो अकाउंटिंग है क्या? नहीं, अकाउंटिंग नहीं है। जहाँ से हम इसका जो इंट्रोडक्शन फ्रेमवर्क है वहाँ ले चलना चाहते हैं। आप विथ लाइन भी समझोगे, आप थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म्स को भी समझोगे, साथ में एनालिसिस टेबल आपको याद हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है एनालिसिस टेबल, क्या है। देखो, ये एनालिसिस टेबल का हम 9 कॉलम खींचेंगे, आपको समझाएंगे एक एक कॉलम को। ठीक है, आप यहाँ लिख लो एनालिसिस टेबल। सर आप सवाल में पहुँचा दिए, आपने तो न्यूमेरिकल में पहुँचा दिया। नहीं, हम आपको न्यूमेरिकल में नहीं पहुँचाए, हम आपको आपके जो रॉयल्टी है ना, इसके बेस में ले चल रहे हैं, इसके बेस में ले चल रहे हैं। देखो, आप यहाँ लिखोगे ईयर, दैट इज अ प्रोडक्शन ईयर, दैट इज प्रोडक्शन ईयर, कि यानी प्रोडक्शन का ईयर, जब जिस साल प्रोडक्शन होगा उस साल आपने तो, भाई आप अपना अकाउंटिंग जो बनाते हो ना, ये 1 साल के लिए बनाते हो आप। आपका जो फाइनल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, वो 1 ईयर्स के लिए बनता है। तो प्रोडक्शन का भी तो कोई ईयर होगा ना? हाँ सर, हाँ, प्रोडक्शन का भी कोई ईयर होगा। चलो, ईयर के बाद आउटपुट। सर ये क्या है आउटपुट? मतलब बेटा आपने रॉयल्टी ही डिसाइड किया है आउटपुट के बेस पे। ठीक है, हाँ सर, समझ गए। यानी कि जितना प्रोडक्शन होगा, इस प्रोडक्शन के हिसाब से आपने रॉयल्टी डिसाइड किए हुए। हाँ सर, ये तो सही बात है, पहले भी आपने बताया कि रॉयल्टी कैसे बेस्ड होगा, आउटपुट के बेसिक पे। ठीक है सर, लेकिन सर ये डिसाइड तो होगा। हाँ, आप लोगों ने, चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपने
एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन डिसाइड किए हुए हैं। लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच जो रॉयल्टी है ना वो ₹1 डिसाइड है प्रोडक्शन बेस पे, 1 टन के पीछे ₹1 रॉयल्टी डिसाइड है। सर ये कहाँ मिलेगा क्वेश्चन में? शायद तो बेटा एक बात बता दूं आपको कि जब भी रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होगा तो ये तय होगा कि रॉयल्टी, मेन तो वही है ना कि कितने रुपए टन, यानी कि 1 टन के पीछे आप रॉयल्टी क्या दोगे, वो तो तय तो वही अमाउंट है ना। हाँ सर हाँ, बिना ये अमाउंट तय किए होगा ही नहीं। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ठीक है। अब आपको अगला वर्ड जो हमने समझाया वो था मिनिमम रेंट का। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई कि ये 4 कॉलम्स बहुत आसानी से समझ में आ गए। चलो मैं एक एग्जांपल्स लूँ। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में आउटपुट, अब देखो ये थोड़ा सा हम मिटाएंगे या ये लिखे हुए हो एनालिसिस टेबल। चलो देखते हैं। ये जो ये यहाँ से हम हल्का सा मिटा देते हैं। देखो रॉयल्टी में पहली बात तो तय हो गया कि रॉयल्टी जो डिसाइड हुआ है एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन। दूसरा आपने मैंने बता दिया कि मिनिमम रेट 10,000 पर एनम डिसाइड हो गया। चलो ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर में इनका आउटपुट 5,000 टन हुआ। हाँ सर हुआ। सर ये आउटपुट हम कहाँ से लाएंगे? तो बेटा ध्यान दो, आउटपुट आपके क्वेश्चन में दिया होगा, आउटपुट आपके क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा सर, तो आउटपुट ये हो गया। तो रॉयल्टी कितनी बनी बेटा? रॉयल्टी बनी 5,000। सर मिनिमम रेंट कितना है? 10,000। अच्छा चलो एक कॉलम खींच लेते हैं, कॉलम पूरा बना देते हैं। ये शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है। सर ये शॉर्ट वर्किंग क्या होता है बता दो। मैं एक ही कॉलम्स को समझाऊंगा, बिना कॉलम्स को समझाए क्लास कैसे पॉसिबल है, बिना कॉलम्स को समझाए क्लास कैसे पॉसिबल है। शॉर्ट वर्किंग के बाद का कॉलम आप सरप्लस लिखो। सर ये भी समझा दो। ये देखो शॉर्ट वर्किंग रिकवर का कॉलम। अच्छा ये पेड टू लैंडलॉर्ड और अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट। सर ये कॉलम नहीं समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कॉलम समझ में आ जाएगा, कॉलम को याद कर लेना। मैं बहुत कुछ आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो ये देखो ना, ये देखो अब यहाँ ये आप यहाँ पे नोट कर ले, इन द बुक्स ऑफ यूजर ऑफ द एसेट, यानी कि यह किसके यहाँ एंट्रीज हो रही है, ये किसके यहाँ अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है? सर यूजर ऑफ द एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स का यूज कर रहा है। सर ओनर के यहाँ कब होगा? हाँ ओनर के यहाँ भी किया जाएगा, घबराओ नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को पहले इसको मैं समझा लूँ। अब देखो एक बात बताओ, आप लैंडलॉर्ड ने अब इन दोनों में से देखो इनकी रॉयल्टी कम हो गई, मिनिमम रेंट ज़्यादा हो गया। आप खुद सोचो, अब अब जो ओनर है एसेट का वो क्या लेगा? सर इन दोनों में तो तय हुआ है कि अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो वो मिनिमम रेंट लेगा, अगर प्रोडक्शन इसके इक्वल हुआ, यानी कि रॉयल्टी अगर कम होता है तो आप देखो रॉयल्टी कम है ना। हाँ सर कम है, तो ये कौन लेगा?
इन अमाउंट में से तब वो मिनिमम रेंट लेगा। तो ये देखो पेड कितना, आप उसको पेड कितना कहोगे सर 10,000। अच्छा एक बात बताओ, उसकी रॉयल्टी कितनी बनी थी 5,000, आपने पेमेंट कितना किया 10,000। तो आप यदि यूजर हो तो आपका घाटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ये तो मानने वाली बात है, घाटा तो हो ही जाएगा। बेटा इसी घाटे को शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। यानी कितना आपका घाटा हुआ 5,000। ये कॉलम आप भूलना नहीं, ये कॉलम आप भूलना नहीं, ठीक है? हाँ सर नहीं भूलेंगे। यानी कि ये टर्म यहां आएगा शॉर्ट वर्किंग का। क्या आएगा? शॉर्ट वर्किंग का। अच्छा सर अब इसको भी समझाना चाहते हो आप? शॉर्ट वर्किंग का कौन सा टर्म आएगा स्टूडेंट्स? शॉर्ट वर्किंग का। यानी कि इफ amount of minimum rent is higher than amount of रॉयल्टी, यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी कम है, सच कंडीशन is called क्या? शॉर्ट वर्किंग क्रिएट। यानी कि यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो गया, यानी कि जो यूजर है ना उसका घाटा हो गया। क्या है? यूजर का घाटा हो गया। अच्छा चलो, तो ये जो यूजर का घाटा हो गया, यूजर का जो घाटा हो गया, आप सीधे यहाँ लिखेंगे मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। यानी इस कॉलम का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर समझ में आ गया। मिनिमम रेंट हमारा 10,000 का था और रॉयल्टी हमारा जो है 5,000 बना हुआ था। तो 5,000 हमने एक्सेस पेमेंट किया, यानी कि देना था मुझे, सही में रॉयल्टी उनकी बनी थी 5,000 की और पेमेंट हमने किया 10,000। हाँ सर ये तो बात है, ये बात है। ये जो बात है ना इसमें कि जो यूजर है उसका 5,000 का घाटा हो गया। लेकिन सर ये कॉलम समझा दो ना। चलो समझाएंगे अभी, आप पहले इसको लिख लो, आपने कॉपी कर लिया होगा जी। अब देखो ना, अब देखो ये जो यूजर है, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया यूजर को क्या कहा जाएगा, ओनर को क्या कहा जाएगा, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली वो समझाने की कोशिश में है। यूजर ने कहा ओनर से कि एक बात बताओ, ऐसे ही हमारा घाटा 2-3 साल होगा तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, हम तुमको एक्सेस पेमेंट देते रहेंगे, यानी कि तुमको हम 10,000 तो देंगे, लेकिन ये बात बताओ हमारा घाटा ऐसे होता जाएगा तो हम तो नुकसान सह लेंगे, लेकिन कितने दिन ये नुकसान सहेंगे? यदि आपके यहाँ डिफ़िकल्टीज़ है, प्रोडक्शन न्यू है, तो यहाँ हमको दिक्कतें हैं। तो एक बात बताओ, ये घाटा, मेरा घाटा, कभी तुम ऐसा कर लो ना कि अगर मैं अगले साल तुम्हारे मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी प्रोड्यूस कर लूँ तो क्या तुमको अगले साल मैं मिनिमम रेंट दे दूंगा। लेकिन जो एक्सेस होगा उस एक्सेस में से क्या मैं अपना पिछला घाटा, ये जो 5,000 रुपये का है, मैं इसको काट लूँ क्या? ठीक है, मैं इसको काट लूँ क्या? तो जो संपत्ति का मालिक है यानी एसेट का जो ओनर है वो यूजर से कहता है चलो भाई कोई बात नहीं, अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा होती है तो अपकमिंग 4 ईयर्स में आप अपना जो पिछला घाटा है ना वो काट लेना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना?
इनका घाटा कितना हुआ है सर 5000 का। तो अब देखो ये जो शार्ट, तो देखो ना, अब उसने कहा कि क्या मैं अपना पिछला घाटा काट लूँ, तो फिर क्या हुआ, तो फिर अच्छा कहा ठीक है भाई, अगले साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल, देखो ये सब जानते हो क्या है, ये सब के सब कंडीशन, ये सब के सब कंडीशन रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट होते समय ही आपस में डिसाइड हो जाएगा, ये आपको डिसाइड की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपसे पहले ही बेटा कह देगा, लेकिन ये पूरी कहानी सुन लो। यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग होगा, ये जो शॉर्ट वर्किंग होगा ये 2 तरह का होगा सर। कौन कौन सा, यानी कि शॉर्ट वर्किंग हिंदी में, शॉर्ट में हम SW लिखते हैं, ये 2 तरह का होगा। एक तो रिकवर किया जा सकता है और दूसरा नॉन रिकवर। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि, साथ में समझाते हैं, आप घबराओ नहीं, कि अब देखो यदि आप लैंडलॉर्ड, सॉरी, जो एसेट का ओनर है वो तो कहता है कि अगर आपका रॉयल्टी ज़्यादा होगा और मिनिमम रेंट कम होगा तब तो आप काटोगे ना। हाँ सर तब काटेंगे। इसका मतलब ये है कि सरप्लस होना चाहिए। इट मीन कि आप कहीं लिख लो, आप कहीं यहीं लिख लो, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, इफ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज हायर देन अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज कॉल्ड सरप्लस। यानी रॉयल्टी आपकी 15,000 की बन जाए, मिनिमम रेंट कितना है 10,000 का, सर ये 5,000 का सरप्लस है, ये 5,000 का सरप्लस है। चलो सेकेंड ईयर में आते हैं। आपका आउटपुट सर 15,000 टन, रॉयल्टी सर 15,000 1 रुपये के भाव से, मिनिमम रेंट तो डिसाइड है 10,000। शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा क्योंकि अब इस साल रॉयल्टी ज़्यादा हो गया, मिनिमम रेंट कम हो गया, तो इस साल 5,000 का सरप्लस हो गया। सर ये भी वाला कॉलम बता दो ना, ठीक है। ये इस साल रॉयल्टी आप 14,000 ले लो, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 14,000, रॉयल्टी कितनी, तो ये सरप्लस कितना हुआ भैया 4,000 का। सर ये वाला कॉलम बता दो। तो देखो मैं एग्जैक्टली कौन सा वाला कॉलम आपको समझा रहा हूँ। ये कॉलम ये है कि ये दोनों तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कब शॉर्ट वर्किंग होता है, कब सरप्लस होता है, ठीक है। चलो यहाँ सरप्लस ये 14,000 हुआ तो ये 4,000 का सरप्लस हुआ। दैट इज राइट स्टूडेंट। हाँ सर बिल्कुल राइट। अब क्या है, अब हमने बताया ये शॉर्ट वर्किंग 2 तरह का होता है। देखो यदि लैंडलॉर्ड ने या ओनर ने आपको कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको 1 साल का राइट देते हैं कि यदि सरप्लस होगा तो पिछला घाटा अपना काट लेना, ठीक है। दैट इज रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग, यानी कि इसको फ्यूचर में रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, यानी कि सर ये जो शॉर्ट वर्किंग है 2 तरह का होता है, एक तो रिकूपेबल यानी कि जिसको रिकवर किया जा सकता है, एक तो अनरिकूपेबल यानी कि जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। सर वो भी बता दो। देखो लैंडलॉर्ड ने या संपत्ति के ओनर ने ये आपसे बोल दिया कि देखो आप अपना घाटा जानो समझो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी तरह का आपको राइट्स नहीं देता हूं कि हमारे फ्यूचर सरप्लस से आप एक भी पैसे की का पिछला घाटा अपना काटना। यानी कि उसने बिल्कुल नहीं कहा कि हम नहीं जानते हैं। तो ये क्या हो गया। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि यूज़र ने ओनर से कहा कि ये जो मेरा पिछला घाटा है ना 5,000 का,
ये आप रिकवर का यानी फ्यूचर की सरप्लस से मुझे ये राइट ऑफ यानी काटने का अधिकार दे दो। देखो, एसेट्स के ओनर ने कहा नहीं, हम आपको कोई अधिकार नहीं देते हैं, आगे चल के आप हमारे किसी भी सरप्लस से, यानी कि ये सरप्लस किसका था सर? लैंडलॉर्ड का था, यानी एसेट्स के ओनर का था। ओनर ने कहा यहाँ पे कि हम आपको कोई भी फ्यूचर में ऐसे राइट्स नहीं देते हैं। तो यानी कि आपका जो पिछला घाटा है स्टूडेंट्स 5000, वो कम्प्लीटली पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता। यानी कि ऐसा शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर हो सकता है उसे हम रिकूपेबल कहते हैं, और जो नॉन रिकवरेबल है यानी कि वो फ्यूचर के किसी भी सरप्लस से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, तो वो बेटा सीधे यूज़र ऑफ द एसेट्स पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा। आई होप कि आपको ये विथ एनालिसिस टेबल, मिनिमम रेंट, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग का जो रिकवर है ये, और ये अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये ओनर है एसेट का, ओनर एसेट्स के ओनर को पेमेंट दे देना है। तो इसका मतलब है कि ये यूज़र के अकाउंटिंग बुक्स में इसकी ये जो बनाया गया एनालिसिस टेबल वहाँ किया गया है। चलिए अब हम कुछ इसके नए जो पहलू हैं जो अब आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बताएं। फिलहाल इम्पॉर्टेंट ये था, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, यानी कि इस कंप्लीट रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, ये कहा जा सकता है कि ये मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि देयर आर टू पार्टीज हु entered into agreement and each contain each subject matter decide in both by mutual consent। यानी कि जो ये रॉयल्टी है ना, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। यानी कि एग्रीमेंट होने के लिए कम से कम दो पार्टीज यानी मिनिमम 2 पार्टीज का होना आवश्यक है। यानी कि एक तो ओनर ऑफ एसेट या एसेट्स, दूसरा यूजर ऑफ एसेट्स। बेटा इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट हैं आज हम इसमें बताना चाहते हैं आपको कि इसके दो भाई, जब तक दो पार्टीज नहीं होंगे तो डबल एंट्री सिस्टम यानी कि जो डुअल एस्पेक्ट सिस्टम है उसको कैसे फॉलो किया जाएगा। यानी इसके लिए कम से कम दो पार्टीज का होना आवश्यक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब ये जो ओनर है ना, ये जो यूजर हैं, इनको लैंड लॉर्ड और इनको लेसी कहा जाता है, और कंप्लीटली जितना रॉयल्टी की बातें होंगी ये लोग जैसे ही ये आपस में पहले दिन इनके बीच एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो रॉयल्टी से संबंधित कंप्लीट बातों का होगा। ये नहीं कि बाद में लफड़ा हो इन लोगों के बीच, बाद में झगड़ा हो इन लोगों के बीच, ये नहीं होगा। तो यानी कि ये पहले ही एक रिटन डॉक्यूमेंट्स पे लिख लिया जाएगा। क्या क्या लिख लिया जाएगा सुनिए। पहली बात तो रॉयल्टी का जो रेट होगा वो ही आपस में डिसाइड कर लेंगे पहले ही, आपको नहीं कहीं से खोजना है। ये लोग आपस में जो ये एग्रीमेंट किए हुए हैं ना, इस एग्रीमेंट में ही सभी चीज़ें पहले से होंगी, और ये बातें एग्रीमेंट का जो टर्म एंड कंडीशंस होगा वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। यानी आपको अपने पास से कुछ नहीं करना है, इन लोगों ने जो आपस में एग्रीमेंट किए हुए हैं इस एग्रीमेंट के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखो रॉयल्टी रेट तय हो जाएगा। दूसरा क्या तय होगा? दूसरा इन लोगों के बीच
मिनिमम रेंट कितना है ये डिसाइड हो जाएगा। यदि मिनिमम रेंट फ्लैक्चुएट भी हो सकता है, पहले साल कुछ, दूसरे साल कुछ, तीसरे साल कुछ, वो भी जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो भी इस एग्रीमेंट में पहले से दिया होना चाहिए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो शॉर्ट वर्किंग है इसके दो टर्म हैं कि रिकवर है कि नॉन रिकवर है। यदि रिकवर है तो अपकमिंग कितने ईयर, अपकमिंग टाइम डिसाइड हो जाएगा। नॉन रिकवर है तो कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स ये सब बातें मैंने कई बार इस बात को बोला कि आपको नहीं कहीं से लाना है, आपको नहीं कहीं से लाना है, बल्कि इनको डिसाइड करना है, इनको डिसाइड करना है कि ये पहले से आपके क्वेश्चन में डिसाइडेड होगा। इन लोगों के बीच म्यूचुअल कंसेंट क्या है वो आपको बता दिया जाएगा कि रॉयल्टी का रेट क्या है, तभी तो रॉयल्टी अमाउंट आप निकाल पाओगे। मिनिमम रेंट क्या है तभी तो आप कर पाओगे। यानी कि जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन तो उस समय क्वेश्चन में दिया होगा। यानी कि ये जो इनके एग्रीमेंट हैं ये क्वेश्चन में दिए होंगे कि जो शॉर्ट वर्किंग है, जो लेसी का, यानी मैंने बोला ये लेसी है, यूजर ऑफ द एसेट्स, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मिनिमम रेंट कितना होगा, और जो शॉर्ट वर्किंग होगा, लेसी का घाटा होगा, इस घाटे को कितने दिनों में, अपकमिंग कितने ईयर्स में ये घाटा अपना कंपनसेट कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, यानी रिकवर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यदि घाटा काटने के लिए इनके पास कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है तो ये अपने घाटे को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये देखो, अब हमें मतलब क्या है कि जो ये ओनर ऑफ एसेट्स हैं, यानी कि ये ओनर हैं, इनके यहाँ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और इनके यहाँ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, यानी दोनों के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज आपने रॉयल्टी के इंट्रोडक्शन पार्ट की स्टडी किया। आज आपने रॉयल्टी का जो एनालिसिस टेबल है, एनालिसिस टेबल के जो टर्म्स हैं उसको स्टडी किया। आपको अपकमिंग जो भी हमारी अगली क्लासेस होंगी हम वहाँ पे आपको इसके न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क्स और जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसकी ओर ले चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।